नमस्कार साथियों, आपका स्वास्थ्य समाधान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें हम वीडियो के इस सेकंड पार्ट में टाइफाइड का अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से कैसे इलाज करेंगे जानेंगे और क्रमशः वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम होम्योपैथ और आयुर्वेद से इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जा सकता है जानेंगे। तो आइए वीडियो के मेन पॉइंट्स को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम चिकित्सा के सामान्य ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रोग का निदान होते ही रोगी की उचित देखभाल करें व उसे डॉक्टर के संपर्क में रहने को कहें। पूर्ण विश्राम करवाएं। रोगी को मुंह की सफाई के बारे में बताएं। प्रतिदिन गर्म पानी से शरीर को स्पंज कराएं और कपड़े बदलवाएं। रोगी के मल मूत्र को डिसइंफेक्ट करने के बाद उसे नष्ट करने की उचित व्यवस्था करवाएं। रोगी को पर्याप्त व संतुलित आहार दें, जिसमें उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व विटामिन्स दें। रोगी को इलेक्ट्रॉल का घोल भी देना चाहिए, जिससे उसके शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। तरल पदार्थ ज़्यादा दें, इसमें नारियल पानी, मौसमी का रस, पतला दही, चाय, दूध में हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा या जीआरडी मिलाकर दें। दाल का पानी, मूंग की दाल की पतली खिचड़ी भी दे सकते हैं। ज़्यादातर रोगी यह मानते हैं कि चावल हानिकारक होता है, परंतु यह सर्वथा गलत है। रोगी के मुंह का स्वाद बदलने के लिए उसे फलों की चाट दे सकते हैं। बाजार की बनी हुई तली चीज़ें खाने को ना दें। पानी उबालकर ठंडा कर लें व उसमें ग्लूकोज मिलाकर दें। एक दिन में रोगी को 2 से 3 लीटर तरल पदार्थ देने चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये इसके दौरान या टाइफाइड के दौरान ध्यान रखनी होती है कि रोगी को कब्ज दूर करने के लिए जुलाब का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए और रोगी का भोजन भी बंद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टाइफाइड में कौन कौन सी औषधियों को यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले है दवाइयों में एंटीबायोटिक्स। इसमें देखते हैं, फर्स्ट है क्लोरामफेनिकॉल। इसकी मात्रा बड़ों को 500 मिलीग्राम प्रत्येक 6 घंटे में 15 दिन के लिए दिया जाता है। बच्चों में इसे 25 से 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। अगर रोगी दवाई न पचा पाए तो उसे इंजेक्शन के माध्यम से देना चाहिए। दवाई शुरू होने के 2 से 5 दिन बाद बुखार उतर जाता है। साथ में नियमित जांच करवाते रहें। नुकसान इसका क्या है? फिर से होने का खतरा अधिक रहता है। सेकंड पॉइंट पे, दवाई की आवश्यकता अधिक खुराक में चाहिए होती है। मार्केट में क्लोरोमास्टिन, एंटीरोमास्टिन नाम से ये मेडिसिन उपलब्ध होती है। सेकंड पॉइंट पे हम बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है। इसको हम बड़ों को 500 मिलीग्राम प्रत्येक 12 घंटे में 10 से 12 दिनों तक, बच्चों को 100 मिलीग्राम प्रत्येक 12 घंटे में 10 से 12 दिनों तक दे सकते हैं। मार्केट में यह बायोसिप 250 500 मिलीग्राम एंड सिप्लाक्स 250 एंड 500 मिलीग्राम नाम से उपलब्ध है। थर्ड पॉइंट पे नॉरफ्लॉक्सासिन के बारे में चर्चा करते हैं। इसको वयस्कों में 400 मिलीग्राम सुबह शाम 2 सप्ताह तक दे सकते हैं और बच्चों में इस औषधि का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। मार्केट में नॉरफ्लॉक्स बायोफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम नाम से यह मेडिसिन उपलब्ध है। अगली देखते हैं
प्रीफ्लॉक्सासिन, वयस्कों में इसे 400 मिलीग्राम सुबह शाम 14 दिन तक दें। यह पेविड पेप्सिन पीलाक्स नाम से मार्केट में उपलब्ध है। बच्चों में इस औषधि का इस्तेमाल भी हानिकारक हो सकता है। अगली दवा की बात करें तो कोट्रिमोक्सिजाल डीएस। इसको हम वयस्कों में 2-2 गोली सुबह शाम 10 दिनों तक दे सकते हैं। बच्चों में ट्रायोमिथोप्रिम 6 से 9 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन और सल्फामिथाक्सिजोल 30 से 40 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके बाद एम्पिसिलिन को देखें तो यह वयस्क में 80 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से यूज करवाई जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन स्पारफ्लॉक्सासिन, वयस्क में 200 मिलीग्राम सुबह शाम एंड चिल्ड्रंस में 100 मिलीग्राम सुबह शाम देनी चाहिए। इसके बाद हम देखें तो अफ्लॉक्सासिन मेडिसिन आती है, तो इसको हम वयस्कों में 200 से 400 मिलीग्राम प्रतिदिन 1 सप्ताह तक दे सकते हैं। इनके अलावा रोगी की हालत ज़्यादा खराब होने पर हाई एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्रिएक्जान, सेफ्राजोन, एमकासिन सल्फेट, एमॉक्सिसिवी आदि जैसी एवं अन्य बहुत सारी एंटीबायोटिक्स कंडीशंस के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं, रोगी को इसके साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली या कैप्सूल दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ज्वर को कम करने के लिए पैरासीटामॉल दिया जाता है। इसकी डोज अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से या उम्र के हिसाब से 125 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम तक हो सकती है। इनको दिन में 3 बार दे सकते हैं। फिलहाल वयस्कों में 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार व बच्चों में 125 मिलीग्राम प्रत्येक 6 घंटे में इस्तेमाल करवा सकते हैं। चौथे पॉइंट पे हम डिस्कस करें तो दर्द को कम करने के लिए टेबलेट निमोसलाइड को दे सकते हैं। यह मार्केट में नाइस एंड अन्य ब्रांड नेम से उपलब्ध होती है, या हम चाहें तो पैरासीटामॉल और निमोसलाइड का मिक्स कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो वयस्कों में इसकी 1-1 गोली सुबह शाम, बच्चों में 5 से 10 ml सिरप सुबह शाम दे सकते हैं। यदि मरीज में पानी की कमी होने से स्तब्धता, शाक की हालत हो वह सही तरीके से खाना पीना ना ले रहा हो तो उसे ड्रिप दिया जा सकता है। तो आईवी फ्लूइड्स में हम नॉर्मल सेलाइन, रिंगल लैक्टेट, 5% डेक्सट्रोज सेलाइन आदि का कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखा जाए या अगला पॉइंट देखा जाए तो स्टीरॉइड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। विषाक्तता हो पर साथ में रक्तस्राव ना हो। यदि पेशेंट में विषाक्तता हो पर साथ में रक्तस्राव ना हो तो प्रेडनिसालन एंड हाइड्रोकार्टिसान एंटीबायोटिक्स के साथ दे सकते हैं, पर साथ ही साथ कम तापमान व कम रक्तचाप के लिए देखते रहना चाहिए। अब हम इनकी उपद्रवों की या जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उनकी चिकित्सा के बारे में जान लेते हैं। यदि रोगी की हालत गंभीर हो व उसे मल के साथ खून आना शुरू हो गया हो तो उसे आईवी फ्लूइड व खून चढ़ाना चाहिए। रक्तस्राव को रोकने के लिए इंजेक्शन क्रोमोस्टेट या स्ट्रेप्टोक्रोम 2 ml आईवी या आईएम दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर नेसोगैस्ट्रिक संक्शन कर देना चाहिए, जैसे ज़्यादा पेट फूलने पर। ऐसे में एनीमा, जुलाब की दवाई
मुंह के द्वारा खाना व स्टेरॉइड थेरेपी नहीं देना चाहिए। कभी कभी इसके कारण मरीज में दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके लिए उसे डाइलेंटिन और फिनोबार्बिटान 2 से 12 सप्ताह तक दिया जा सकता है, जब तक कि उनका EEG सामान्य न आ जाए। इस रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है? तो इसका एक माध्यम टीकाकरण हो सकता है। तो एडल्ट में या वयस्क में टैब वैक्सीन 0.1 ml इंट्राडर्मली, सेकेंड डोज रिपीट आफ्टर 6 वीक्स, यानी कि 6 हफ्ते बाद जो है देनी है। बूस्टर प्रत्येक वर्ष देना है। चाइल्ड में यदि बच्चा है तो टाइफोरल कैप्सूल 3 खुराक पहले, तीसरे व 5वें दिन पर खाने से 1 घंटा पहले दे सकते हैं। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उन पर हम ध्यान दे लेते हैं। ऊपर वीडियो में बताई गई खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखें। अगला, दवाई समय पर व उचित मात्रा में दें। गंभीर हालत की आशंका होते ही रोगी को बेहतर देखभाल व सुविधा के लिए अस्पताल में एडमिट करवाएं। अंत में दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि वीडियो में बताई गई मेडिसिन्स केवल जानकारी को बढ़ाने के लिए दी गई हैं, क्योंकि हर मरीज में उसकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग दवाओं का चयन एक डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी मेडिसिन का सेवन आप अपने नज़दीकी चिकित्सक की देख रेख में करें और उसकी सलाह से करें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9918638442 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर परामर्श शुल्क बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर केवल सहयोग के लिए मात्र 100 रुपीज़ रखी गई है। दोस्तों, अगर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखनी है और अपने आप और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक करना न भूलें एवं कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।